Hello dear students, we are going to learn new topic of discussion is major functions of endoplasmic reticulum. What are the functions of endoplasmic reticulum? हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हमारा नया टॉपिक डिस्कशन है मेजर फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या हैं और इसके जितने भी पॉइंट हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना. माय नेम इज़ दीपक लाठर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल दिस वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मेजर फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या होते हैं. जैसे पहला फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेगा. देखो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, मैंने एक एग्जांपल लिया एनिमल सेल का जिसके पास एक ही लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है केवल. तो यहाँ पे जो कि थिन नेचर की है, थिक नेचर की है नहीं, सेल वॉल तो है नहीं एनिमल के पास में. तो यहाँ पे न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ में एक्सटेंडेड होता है, प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये अगर यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से प्रेजेंट है तो ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा बेटा, RER. कौन सा होगा, सिस्टेनी से कौन सा बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स. क्या होते हैं, राइबोसोम्स. बेटा एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, असर्शन रीजन आ सकता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज रफ. ठीक है, क्यों रफ अपीयरेंस दिखाई देती है, किसकी वजह से, रीजन क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. कौन से राइबोसोम्स, ATS. नाउ देखो यहाँ पे अगर ये एक्सटेंड होगा तो बेटा ये इसको सपोर्ट कर सकता है. ये एक्सटेंडेड फॉर्म में अगर इस स्ट्रैंड ने यहाँ से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हो जाएं तो ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिल जाएगी, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन कोलैप्स नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा मेम्ब्रेन में. तो जो स्ट्रक्चर ऐसा करते हैं, सेल का स्केलेटन बनाने में हेल्प करेगा, एक तरीके शेप बना के रखने में हेल्प करने वाला है. ये सेल का शेप बना के रखने में हेल्प करेगा जब ये प्रेजेंट होगा इस तरह से. तो इसलिए ये किसका कंपोनेंट है बेटा, साइटोस्केलेटन. किसका, स्केलेटन. साइटो मतलब सेल, सेल के स्केलेटन. तो एनिमल सेल के स्केलेटन को बना करके रखने में एक रोल किसका होता है बेटा, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके अलावा दूसरे प्रोटीन्स भी होते हैं, वो हम साइटोस्केलेटन जब टॉपिक पढ़ेंगे, एंडोस्केलेटन टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे. इनका एक एग्जांपल क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पर भी मैं आपको ये रिकॉल करवाऊंगा सेम पॉइंट. इसलिए इसको साइटोस्केलेटन का दूसरा नाम क्या, एंडोस्केलेटन भी बोलते हैं. एंडो मतलब इनसाइड, स्केलेटन मतलब सेल के अंदर के स्केलेटन को बनाने में रोल प्ले करने वाले स्ट्रक्चर्स या प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं, एंडोस्केलेटन या साइटोस्केलेटन. तो ये भी एक तरह का प्रोटीन्स की तरह काम कर रहा है. और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनल क्या कर सकता है, साइटोस्केलेटन का काम कर सकता है या एंडोस्केलेटन की तरह काम कर रहा है. सेल के स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करके, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करके शेप को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है. पहला फंक्शन हमारा मैकेनिकल सपोर्ट हो गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा ऑर्गेनल प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरा, हेल्प इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट. इंट्रासेलुलर, क्योंकि आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है. जब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझाया था मैंने आपको, तो ये पॉइंट मैंने क्लियरली बताया था कि ये वेसाइकल्स की फॉर्म में अपने मटेरियल को, चाहे वो प्रोटीन्स हों जो कि RNA ने बनाए हैं या लिपिड हों जो SCR ने बनाए हैं, उनको पैक करके वेसाइकल्स की फॉर्म में और भेज देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास. तो ये यहाँ से जा करके यहाँ पे गोल्जी के पास जाते हैं और फिर हो सकता है इनका मॉडिफिकेशन हो जाए गोल्जी में, और मॉडिफिकेशन होने के बाद फिर पैक कर दिए जाते हैं. तो एक तो ER से गोल्जी तक भेजने के लिए भी ट्रांसपोर्ट करना, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट बोलेंगे. और फिर अगर मॉडिफाई होने के बाद फिर से साइकिल में पैक हो गए और सेल के बाहर रिलीज कर दिया गया तो फिर से क्या बोलेंगे बेटा, सिक्रीशन. क्या बोलेंगे, सिक्रीशन. तो ये इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी रोल प्ले करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके लिए भी इसको सेफली पहुंचाना है गोल्जी के पास, या उसके अलावा डायरेक्टली अगर सेल में कहीं इस मटेरियल की ज़रूरत है तो वहाँ पर भी पहुँचा सकता है. और या फिर गोल्जी के पास जो गए हैं मटेरियल, उसका मॉडिफिकेशन गोल्जी करेगा, फिर उनको बाहर रिलीज किया जाएगा सेल से बाहर किसी दूसरी सेल के हेल्प करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिक्रीशन. तो ये ER जो होता है बेटा, ये हेल्प इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और सिक्रीशन में भी रोल प्ले करता है. फिर इसके बाद थर्ड फंक्शन, ऑलरेडी हम जब टाइप्स ऑफ ER पढ़े वहाँ पढ़ा था हमने, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. कौन सा ER करता है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, राइबोसोम, और राइबोसोम का मेन काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, तो RER. फिर फोर्थ फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. ये कौन सिंथेसाइज करेगा बेटा, SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर काम पूछा जाए SCR का, तो क्या काम होता है बेटा, सिंथेसिस ऑफ लिपिड या फॉर्मेशन ऑफ लिपिड. तो ये SCR का मेन काम होता है. लिपिड नेचर के जितने कंपाउंड कौन बनाएगा बेटा, SER. कौन बनाएगा, SCR.
फिर फिफ्थ आता है फंक्शन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। हेल्प इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को बढ़ाने में रोल प्ले कर सकता है? कौन सा ऑर्गेनल बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें रोल प्ले करेगा। कैसे करेगा? देखो ईआर आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फोल्डेड फॉर्म में रहता है, तो इस कौन सा ईआर बनता है? सिस्टेनिक की फॉर्म में फोल्ड हो गया, सरफेस एरिया ज़्यादा है, लेकिन वो फोल्ड की फॉर्म में रहेगा, सरफेस एरिया कम ऑक्यूपाई करेगा साइटोप्लाज्म में। और अगर उसकी मेम्ब्रेन को अगर देखेंगे तो मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगी। फोल्डेड फॉर्म में मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन किस फॉर्म में बेटा? फोल्डेड फॉर्म में। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे फोल्डेड फॉर्म में ये वाली सिस्टेनिक की मेम्ब्रेन है। देखो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से फोल्ड है, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से, तो ये फोल्डेड फॉर्म में होगी बेटा। अगर फोल्डेड फॉर्म में होगी तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इस पे राइबोसोम का नंबर क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। राइबोसोम का नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टेनिक का, तो राइबोसोम भी ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। राइबोसोम ज़्यादा अटैच होंगे तो बेटा क्या होगा? इसकी वजह से इसको फ़ायदा मिलेगा। देखो मैंने यही लिखा है, ईआर फोल्डेड फॉर्म में है तो सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो जाएगा ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा राइबोसोम अटैच होंगे। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है बेटा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स ज़्यादा बनेंगे, सेल में प्रोटीन्स ज़्यादा बनेंगे, और प्रोटीन्स ज़्यादा बनेंगे इस राइबोसोम के द्वारा। तो इसके बाद में आपको पता है प्रोटीन्स जनरली क्या होते हैं? एंजाइम्स बन जाते हैं, और या एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। सेल के अंदर मेजोरिटी जो एंजाइम है प्रोटीन से ही बनते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को चलाते हैं एंजाइम्स। तो इसका मतलब ज़्यादा प्रोटीन्स बनने से ज़्यादा एंजाइम का सिंथेसिस हो सकता है, और ज़्यादा एंजाइम बनेंगे तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो सकता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ज़्यादा चलेंगी। तो इसलिए ओवरऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन का रेट बढ़ सकता है, या मेटाबॉलिक रिएक्शंस ज़्यादा रन कर सकती है हमारी सेल्स में। तो इसमें मेन रोल किसने प्ले किया बेटा? यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर फोल्डेड सरफेस नहीं बनाया होता तो वहाँ पे सरफेस एरिया कम होता, तो राइबोसोम कम होते, तो प्रोटीन्स कम बनते, तो एंजाइम्स भी कम बनते। तो इसलिए यहाँ पे हेल्प इन मेटाबॉलिक, एक क्वेश्चन आ चुका बेटा, कौन सा ऑर्गेनल मेटाबॉलिक रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प या रोल प्ले कर सकता है? तो कौन सा बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा नहीं किया तो बेटा राइबोसोम नहीं कर पाता। अगर ये सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं होता राइबोसोम, फिर ये काम नहीं कर पाता। इसका मतलब मेन रोल किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगर दोनों ऑप्शन दे देना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम एग्जाम में, क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो हम कौन सा ऑर्गेनल जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन रेट बढ़ाने में रोल प्ले करेगा, तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रायोरिटी देंगे, प्रेफरेंस देंगे ओवर द राइबोसोम की। राइबोसोम तभी काम कर पाएंगे जब ईआर का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा राइबोसोम अटैच करेंगे, और ज़्यादा एंजाइम तभी बन पाएंगे, क्योंकि राइबोसोम से बने हुए प्रोटीन्स ही आगे जाके मॉडिफाई होते हैं और फिर वो एंजाइम का काम करते हैं। तो इसलिए मेन रोल कौन प्ले करता है बेटा? यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आता है सिक्स्थ फंक्शन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है बेटा एग्जाम के लिए, मैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी को कहूँगा। कौन सा? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। कौन करता है बेटा? ईआर करता है। कौन करता है? ईआर। देखो मैं इसको समझाता हूँ आपको। जैसे हमारी बॉडी में भी नेचुरली बेटा टॉक्सिक बनते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में भी टॉक्सिक बनते हैं। और ये जब हम सोते हैं बेटा, रात में जब 12 बजे के बाद जब हम सोते हैं, जब हमारा लीवर एक्टिव होता है, तो 2-3 घंटे तक हमारा लीवर काम करता है और इन टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, डिटॉक्सीफाई करता है बेटा। इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है, और 12 बजे के आसपास हमारा लीवर काम करना शुरू करता है। बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है बेटा, उस टाइम हमें सो जाना चाहिए, तभी हमारा लीवर ये काम कर पाए। अगर बेटा हम नहीं सोएंगे तो हमारा ये लीवर ये इस काम को नहीं कर पाएगा। कैसे करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम? इसमें एससीआर मेन रोल प्ले करता है। कौन करता है? एससीआर। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा एआर डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग में रोल प्ले करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे करता है बेटा? ये साइटोक्रोम P450 बनाता है। साइटोक्रोम P450 यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाया जाता है जो कि इस काम को करने में रोल प्ले करता है। क्या करता है साइटोक्रोम P450 बेटा? ये टॉक्सिक जो होते हैं इनसॉल्युबल रहेंगे ना, तो हमारे यहाँ पे ये हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इनको हम नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये टॉक्सिक हैं, इनसॉल्युबल हैं। अब अगर ये कैसे हो जाएं बेटा? सोल्यूबल हो जाएं, तो इसके साथ में साइटोक्रोम P450 कुछ ऐसा लगा देगा जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे? सोल्यूबल, या इनकी पहचान होना शुरू हो जाएगी कौन से टॉक्सिक जो है तोड़ने हैं। और टॉक्सिक कौन तोड़ता है मोस्टली जो है? अगर देखा जाए तो लाइसोसोम इस काम को करते हैं जनरली। तो वहाँ पे अगर मैं कहूँ कि कौन सा ऑर्गेनल इस काम करेगा डिटॉक्सिफिकेशन को, लीवर के अंदर
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में SCR इस काम को करेगा, क्या बनाएगा, साइटोक्रोम P450, और क्या करेगा, इसके साथ में कुछ टॉक्सिक के साथ में कुछ ऐसा कंपाउंड लगा देगा, ऐसा ग्रुप लगा देगा जिससे क्या बन जाएंगे, सॉल्युबल, और ये टॉक्सिक को फिर हमारी सेल रिकग्नाइज कर पाएंगी ये टॉक्सिक कौन सा है और कहाँ पे है, तो इसको तोड़ करके ब्रेक डाउन करके वहाँ से नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इसलिए बेटा सबसे ज़रूरी काम लीवर करता है हमारा रात में, तो इसलिए आपको सही समय पे सोना, एक हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं जोग्राफिकली अर्थ के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर नहीं सोए तो आपका लीवर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तभी इस काम करता है जब आप प्रॉपर स्लीप में होते हैं, तभी हमारा लीवर इस काम करता है। तो बेटा मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगा, आप कभी भी नाइट में स्टडी ना करें, आप अपने दिन में ही स्टडी करें, आपका गेन तभी होगा, क्योंकि रात में अगर आप जगने लगे तो आपका लीवर काम नहीं करेगा और आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी दिन के अंदर, डॉजीनेस, आपको लेजी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। और लीवर सबसे क्रिटिकल ऑर्गन है बेटा, अगर इसके ऊपर लोड बढ़ा तो ये बहुत सारी और इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। तो आई एडवाइस कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि सबसे ज़रूरी काम आपको समझ में आ गया, डिटॉक्सिफिकेशन वाला लीवर करता है और लीवर के अंदर भी SCR करेगा। SCR क्या बनाएगा, साइटोक्रोम P450। क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, एग्जाम में आएगा डेफिनेटली, ठीक है, सिंपली। नाउ लास्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या कोई भी मेम्ब्रेन, सिर्फ न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ही नहीं, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन, देखो जब सेल डिवाइड करती है ना बेटा, तो क्या होता है, सेल के अंदर जब डिवीजन करने जाती हैं तो सारे ऑर्गेनल्स वेसिकल की फॉर्म में पैक हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, न्यूक्लियस भी गायब हो जाता है और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी गायब हो जाती है, लेकिन वापस से जब सेल बनती हैं, डॉटर सेल बनती है, तो उसमें वापस से न्यूक्लियस बन जाता है और सारे ऑर्गेनल बन जाते हैं। तो ऑलरेडी उसको पता है कि बेटा सेल को कि नया डॉटर सेल बनाना, तो उसमें नए न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी, तो वो क्या करेगी, पहले से उस मटेरियल को तैयार करके रख लेगी। जब सेल इंटरफेज में होती है ना बेटा, इंटरफेस क्या होती है, मैं सेल डिवीजन में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा सारी इंटरफेस क्या होती है, और दूसरी डिवीजन फेज होती है। जब इंटरफेस में होती है तब ये ऑलरेडी सारे काम कर लेती है, तो ER को पहले ही बोल देगी, क्या करेगी, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन मैंने ली है, यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ली है मैंने बेटा, ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन बन जाएगी, ठीक है, मैंने एग्जांपल एक लिया है, देखो कोई भी मेम्ब्रेन के मैं कंपोनेंट पूछूं तो क्या होंगे, लिपिड और प्रोटीन्स, दो मेन कंपोनेंट होंगे, साथ में कार्बोहाइड्रेट होगा थोड़ा बहुत, तो मेजर कंपोनेंट क्या है, लिपिड, और लिपिड के साथ में क्या है, प्रोटीन्स। अब मैं आपसे पूछूं लिपिड कौन बनाता है बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ये आप ऑलरेडी आंसर कर देंगे। ये दोनों क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट। इसका मतलब कोई भी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, यानी कोई भी मेम्ब्रेन अगर नई बनानी हो, नई सेल के लिए बनानी है, तो डॉटर सेल के लिए बनानी है, तो कौन बनाएगा बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले ही ये सारे लिपिड प्रोटीन बना के तैयार कर देगा और उनको असेंबल करके नई मेम्ब्रेन बना लेगी सेल, जब नई सेल तैयार हो जाएगी डिवीजन करके। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, लिपिड्स और प्रोटीन्स। लिपिड कौन बनाएगा, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कौन बनाता है, जिसके पास राइबोसोम है, कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये नई मेम्ब्रेन बनाने का फंक्शन किसका है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। किसका काम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने जितने फंक्शन पढ़े हैं बेटा सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं जल्दी से रिकॉल करवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं सारे। पहला ER का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा क्या है, हेल्प इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट या सेक्रेशन में हेल्प करेगा। तीसरा है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। उसके अलावा हेल्प इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करेगा। एंड सिक्स्थ है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। और सेवंथ क्या है बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या कोई भी मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं, कोई भी मेम्ब्रेन ER बना सकते हैं। ऑल दीज आर फंक्शंस ऑफ मेजर फंक्शंस ऑफ ER। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।